Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the related topic with hydraulics. पिछले क्लास में हमने किया था कि हाइड्रोलिक प्रेस कैसे ऑपरेट होता है, कैसे पास्कल प्रिंसिपल उसमें अप्लाई होता है. उसी तरह वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल प्रिंसिपल व्हिच ऑपरेट्स ऑन पास्कल प्रिंसिपल इज हाइड्रोलिक ब्रेक. सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स one of the application of hydraulics. हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी उसी तरह हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट द प्रेशर द लिक्विड प्रेशर इज अप्लाई व्हेन द लिक्विड प्रेशर इज अप्लाइड दैट प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन. तो इसमें भी हमारे पास वही सिचुएशन है कि व्हेन यू पीपल एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम all over the world. मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो कि आजकल हम देख रहे हैं हर गाड़ी में हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं. तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में एक पहली गाड़ियों में जो आते थे वो हमारे पास ड्रम ब्रेक्स होते थे. आजकल जो गाड़ियों में आ रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है तो उसकी वजह से हमारे पास वो ड्रम ब्रेक्स जो थे वो डिस्क ब्रेक्स में चेंज हो गए हैं. तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमारे पास मोस्टली कॉमनली ये यूज होते हैं गाड़ियों में. तो व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक्स, सो ये हमारे पास ब्रेक पेडल है. जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को पुश करता है तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट. तो ये शाफ्ट आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. दिस शाफ्ट बिगिंस टू मूव फॉरवर्ड. जब ये फॉरवर्ड मूव करता है तो इसको हम कहते हैं मास्टर साइलेंडर. मास्टर साइलेंडर में क्या होता है, हमारे पास ऑयल होता है, ऑयल फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, ऑयल कोई भी हो सकता है, ऑयल. सो हम वाटर भी यूज कर सकते हैं मगर वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब है और ऑयल की डेंसिटी हमारे पास ज्यादा है, वाटर से बहुत ज्यादा है. तो इसलिए ऑयल हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना हमारे पास बहुत डेंस होते हैं तो इसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है. कोई भी लिक्विड हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड और इनकंप्रेसिबल. तो जब हमारे पास हम पेडल को पुश करते हैं तो ये शाफ्ट आई की तरफ मूव करता है. जब शाफ्ट आई की तरफ मूव करता है तो मास्टर सिलेंडर में यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है. दे हैव इंस्टॉल्ड द पिस्टन हियर. और ये हमारे पास ऑयल रिजर्वायर है. मगर अगर ऑयल रिजर्वायर हम इसलिए लगाते हैं अगर यहाँ से हमारे पास कोई लीकेज हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल ऑयल बाहर आ रहा हो तो यहाँ पे ट्यूब में क्योंकि फ्लूइड प्रेशर ट्रांसफर होगा किसी वेसल में, तो अगर वेसल में फ्लूइड की कमी आ जाएगी तो हमारे पास वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट नहीं होगा. तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई लीकेज आ गया तो उस लीकेज की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे ऑयल रिजर्वायर लगाते हैं. तो जब आगे की तरफ पिस्टन मूव करता है तो ये क्या करता है, द पिस्टन अप्लाई सम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड. द पिस्टन अप्लाई सम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड परपेंडिकुलरली. सो परपेंडिकुलरली जब फोर्स हमारे पास अप्लाई हो जाता है तो वही प्रेशर का जो है ना रिलेशन हमने पढ़ा हुआ था कि फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया. तो फ्लूइड प्रेशर में फ्लूइड जब फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड तो हमारे पास ये प्रेशर क्रिएट करता है और ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है जिस तरह के हमने पढ़ा था पास्कल प्रिंसिपल में. पास्कल प्रिंसिपल में क्या है, द लिक्विड प्रेशर इज अप्लाइड इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द लिक्विड द प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन. सो ये प्रेशर हमारे पास इस ट्यूब में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है. यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये एक व्हील है, हमारे पास व्हील ऑफ द कार, व्हील ऑफ द कार. और ये हमारे पास अंदर जो है ना अंदर की तरफ से ये हमारे पास ड्रम, इसको हम कहते हैं ड्रम. और ड्रम में लगे हुए हमारे पास ब्रेक शूज, क्या ब्रेक
शूज। तो जब हमारे पास फ्लूइड प्रेशर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है यहाँ तक। तो यहाँ तक फ्लूइड है और फ्लूइड में जब प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है तो फ्लूइड के यहाँ पे हमारे पास एक और पिस्टन है। क्या है, पिस्टन P1 एंड P2, पिस्टन 1 एंड पिस्टन 2। तो ये क्या करते हैं, जब फ्लूइड प्रेशर आ जाता है तो ये फ्लूइड ये प्रेशर जो है ना इस पिस्टन पे अप्लाई करता है, ये पिस्टन एक दूसरे के अपोजिट रिपेल होना शुरू कर देते हैं। सही है, ये वाला पिस्टन इस तरफ मूव करने लगता है और ये वाला पिस्टन इस तरफ, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में मूव करना शुरू कर देता है। जब ये इस तरफ मूव करता है तो ये हमारा ब्रेक शूज जो है ना ये ऊपर की तरफ पुल हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। जब ये पुश होता है तो यहाँ पे ये ब्रेक शू जो है ना अटैच हो जाता है ड्रम के साथ, अटैच हो जाता है ड्रम के साथ। और ड्रम के साथ जब अटैच होता है तो ये हमारे पास क्या करता है, व्हील को जैम करता है। इट जैम्स द व्हील विल बी जैम्ड। तो इस तरह हमारे साथ व्हील की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम पेडल को पुश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर फोर्स अप्लाई करता है किसी लिक्विड के सरफेस पे, और उस लिक्विड में जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पे। जब यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, यहाँ पे दो पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन 1 एंड पिस्टन 2, and this piston moves upward in direction and this piston will move downward in direction. So this piston will push this one shoe and this piston will push this one brake shoe. जब हमारे पास दोनों शूज मतलब पुश हो जाते हैं तो दोनों शूज जो है ना ड्रम के सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरह। जब अटैच हो जाते हैं तो बाय फ्रैक्शन हमारे पास व्हील रुक जाती है और इसकी मूवमेंट जैम हो जाती है, मतलब इसकी मूवमेंट रुक जाती है और इस तरह हमारे पास ब्रेक जो है ना अप्लाई हो जाता है। अगेन हाइड्रोलिक ब्रेक में हमारे पास दो सिस्टम आए हुए हैं, एक मैनुअल हाइड्रोलिक ब्रेक है और एक ABS सिस्टम है। एक मैनुअल था जो कि हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया, मैनुअल, और एक है ABS सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। सो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में ये होता है हमारे पास कि इसमें सेंसर लगे हुए हैं। सही है, हाइड्रोलिक मैनुअल ब्रेक में और ABS ब्रेक में हमारे पास फर्क सिर्फ इतना है कि बिल्कुल व्हील को जैम करके बस एकदम से ये गाड़ी रुक जाती है। ABS सिस्टम में व्हील कभी चलती है और कभी रुकती है, मतलब रफ्ता रफ्ता से मतलब ब्रेक अप्लाई होने लगता है। यहाँ पे ABS सिस्टम में इन लोगों ने एक मॉड्यूलेटर यूनिट लगाया हुआ है, मॉड्यूलेटर यूनिट, और उस मॉड्यूलेटर यूनिट में हमारे पास मोशन सेंसर लगे हुए हैं, मोशन सेंसर लगे हुए हैं। तो ABS सिस्टम में हम यहाँ पे मोशन सेंसर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इस वजह से है, जब हमारे साथ व्हील फुली जैम हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी जो है ना स्लिप होने लगती है, मतलब उसकी जो फ्रैक्शन है वो कभी कभी ख़त्म हो जाती है एकदम से और गाड़ी स्लिप कर जाती है। कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मॉड्यूलेटर यूनिट में ये है ABS सिस्टम में, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में, कि इसमें व्हील रफ्ता रफ्ता से रुकती है, मतलब कभी मोशन करती है फिर स्टॉप हो जाती है, फिर मोशन करती है फिर स्टॉप हो जाती है। इस तरह फ्लैक्चुएशन आ जाता है इसके मोशन में, कभी रुकती है कभी चलती है, कभी रुकती है कभी चलती है। तो इसी तरह से गाड़ी इसमें रुकती है, ब्रेक से अप्लाई होते हैं और ये प्रोसेस विद इन सेकेंड होता है। तो मोशन सेंसर क्या करता है, जब आप लोग कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं फ्लूइड पे और यहाँ पे हमारे पास व्हील रुक जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये सेंसर व्हील के मोशन को सेंस करता है कि व्हील की मोशन जो है ना हमारे पास रुक गई, मतलब व्हील की मूवमेंट हमारे पास अब है नहीं। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास प्रेशर होता है इसको बंद कर लेता है। लिक्विड प्रेशर जो होता है, जो जा रहा होता है यहाँ पे, मतलब प्रेशर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है हमारे पास, तो प्रेशर की वजह से हमारे पास व्हील रुक जाती है, जैम हो जाती है। जब मॉड्यूलेटर यूनिट में जो सेंसर लगे हुए हैं, मोशन सेंसर, जब वो सेंस करता है कि हमारे पास व्हील रुक गई,
तो ये क्या करते हैं, ये जो लिक्विड प्रेशर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है इसको स्टॉप कर देता है। जब ये स्टॉप हो जाता है लिक्विड प्रेशर, सो यहाँ पे जो स्प्रिंग्स है हमारे पास, ब्रेक शूज के जो स्प्रिंग्स है वो रिलीज हो जाते हैं, मतलब पहिया चलने लगता है। जब पहिया चलने लगता है तो क्या होता है, व्हील की मोशन स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी चलने लगती है। अगेन जब मोशन स्टार्ट होती है तो फिर ब्रेक्स जो है ना अप्लाई होने लगते हैं। तो इस तरह गाड़ी हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव की तरह फ्लक्चुएशन करते हुए रुकती है। तो एबीएस सिस्टम और मैनुअल ब्रेक्स में बस यही फ़र्क है। अगर इसके बारे में, एबीएस सिस्टम के बारे में, अगर मैनुअल ब्रेक्स के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलिक्स के टॉपिक में हमारे पास एक टॉपिक रहता है जो कि वाटर प्रेशर का है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वाटर प्रेशर, जो कि हाइड्रोलिक्स में हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम न्यूमेटिक्स में जाएंगे। सो वाटर प्रेशर का मतलब है कि वाटर exerts force or pressure, water exerts pressure due to its own weight or the distribution of its own weight on the surface. इसका मतलब है कि वाटर एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन वेट। हमारे पास जो भी फ्लूइड होता है हमारे पास किसी भी कंटेनर में, किसी भी वेसल में, किसी भी ट्यूब में, तो उसका अपना एक वेट होता है। क्योंकि हम जो भी फ्लूइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, जो भी हो, पेट्रोल हो गया, वाटर एटसेट्रा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं, लीटर्स में। जब हम इसको लीटर्स में मेजर करते हैं तो सही है, यूनिट तो हमारे पास लीटर है, मगर इस फ्लूइड का हमारे पास अपना खुद का कोई ना कोई वेट होगा जो कि उसी कंटेनर में एक स्पेसिफिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जिस तरह हमारे पास वाटर टैंक्स हम बनाते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी घर का, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें हम एट अ सर्टेन हाइट हम क्या करते हैं, एक वाटर टैंक बनाते हैं। वाटर टैंक क्यों बनाते हैं और इतने हाइट पे क्यों बनाते हैं कि वाटर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। जितना हमारे पास डेप्थ ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास जो है ना प्रेशर ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो हम टैंक बनाते हैं यहाँ पे बिल्कुल हाइट पे, तो क्या करते हैं, इसके लिए डिस्चार्ज पाइप्स लगाते हैं। तो डिस्चार्ज पाइप में तब आप लोग देख ले, अगर पानी इतना है तो इतना प्रेशर नहीं आएगा, मतलब इसकी फ्लो स्ट्रीम तकरीबन कम होगी। जब पानी ज़्यादा हो जाए और इसकी डेप्थ ज़्यादा होने लगे तो इसमें क्या होगा, एक तो पानी मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द वाटर, इसकी वेट भी ज़्यादा होगी, तो उस वेट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। तो उसकी वजह से हमारे पास वाटर टैंक में जो प्रेशर है वो एक्सीड कर जाएगा। सो वेट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ हमारे पास एक फोर्स है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको किया हुआ था कि W इज इक्वल टू mg एंड F इज इक्वल टू ma। तो ये हमारे पास मास और ये हमारे पास एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट हमारे पास kg है और इसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। सो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो न्यूटन हमारे पास क्या है, एक फोर्स है। इसी तरह वेट का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही आ रहा है, क्योंकि मास का यूनिट है हमारे पास kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम ज़्यादातर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। सो उसका यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वेट हमारे पास अगेन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में हमने क्या पढ़ा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं दैट वेट इज इक्वल टू न्यूटन, 1 न्यूटन। हम केजी मीटर पर सेकंड की जगह 1 न्यूटन लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो वाटर की जितनी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी तो उतनी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होती जाएगी। सो वाटर इज सेल्फ exert a certain pressure in the tank or in a reservoir। जिस तरह के हमारे पास ये बड़े बड़े रिजर्वायर्स है, तरबेला डैम्स है, वर्सक डैम्स है, जिसमें हमारे पास हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो भी पानी की वजह से। तो पानी जब हम ज़्यादा स्टोर करते हैं तो उसकी प्रेशर ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तो एज ए रिज़ल्ट वो टरबाइन को तेज़ी से रन करता है। मतलब जब जितनी प्रेशर पानी की ज़्यादा होगी उतनी टरबाइंस अच्छे चलेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर बहुत अच्छी आएगी। तो ये हमारे पास वाटर प्रेशर था। और इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आजकल के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूमेटिक्स, और न्यूमेटिक्स इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स अगले लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।